हेलो बच्चों, दिस इज मुकुंद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ई केमिस्ट्री पाठशाला। तो बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 ला रहे हैं। उससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था फैराडे के फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में। तो उसमें कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को एक बार और एक्सप्लेन किया जाए, तो मैं एक बार और एक्सप्लेन कर रहा हूं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। देखिए, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू द सेल, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज पास्ड थ्रू सेल, the amount of substances deposited or liberated is directly proportional to equivalent mass of substances। यानी जो सेकेंड लॉ है वो हमें क्या देता है कि W is directly proportional to E, amount of substances is directly proportional to equivalent mass। अब equivalent mass को हम कैसे निकालते हैं? इक्विवेलेंट मास आपको पता होगा कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए यूज करते हैं हम लोग मोलर मास डिवाइड बाई वैलेंसी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटेड इन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बात आपको जानना है कि इसको हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं W बाई E इक्वल टू के, यानी W इक्वल टू के E और E को इधर रख दिया, W बाई E इक्वल टू के, वेयर के इज द कांस्टेंट। अब बताइए, इस सेल के लिए हम 1 मान लेते हैं, W1 और E1, और इस सेल का जो डिपोजिशन है उसको मान लेते हैं W2 और इसका इक्विवेलेंट मास क्या मान लेते हैं E2। तो हमारे पास हो जाएगा फॉर फर्स्ट सेल W1 अपान E1 इक्वल टू के तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होने वाला है, इक्वेशन 1। दूसरे इक्वेशन के लिए फॉर सेकंड सेल W2 अपान E2 इक्वल टू के। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से हमारे पास क्या आ जाएगा W1 अपान E1 के बराबर है तो भी इक्वल होगा W2 अपान E2। ये हमारा क्या है, एक रिजल्ट है। इसको हम डिटेल करते हैं। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं E2 बाई E1, इसको इधर रख दें W2 बाई W1, तो हम लिख सकते हैं E2 बाई E1 इक्वल टू W2 बाई W1। अब हम यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता था, डिपोजिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्लो, तो W इक्वल टू ZQ, where Z is the electrochemical equivalent और Q is the quantity of charge it pass। तो अगर हम इस सेल की बात करें W2 की, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं E2 अपान E1 इक्वल टू, इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे W2, तो ये हो जाएगा ZQ और एक क्यों Q2 नहीं, क्योंकि क्वांटिटी और चार्ज दोनों में क्या है, सेम पास किया जा रहा है। और इसको हम लिख सकते हैं Z1 इक्वल टू Q से Q कैंसिल, यानी E2 बाई E1 इक्वल टू Z2 बाई Z1, ये भी हो सकता है। तो हम इस निष्कर्ष से क्या मिलता है हमें कि E जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के, यानी जो हमारे पास इक्विवेलेंट मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट से, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। अगर इसको सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं E इक्वल टू FZ, वेयर F इज द फैराडे कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या है 96500 लिखते हैं, एक्चुअल वैल्यू है इसकी 96487। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ 1 मोल, तो 1 मोल में कितना चार्ज होता है उसका हम कैलकुलेशन करके ऑलरेडी हम लोग पिछले वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो E इक्वल टू FZ, अगर यहाँ पे Z की वैल्यू निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा E बाई F। ये हमारे पास एक इंपोर्टेंट क्या है, कंक्लूजन है। अब जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या बोलता है, W इक्वल टू ZQ। अब तो हमने Z की वैल्यू क्या किया है, कैलकुलेट कर दिया है, तो W इक्वल टू E बाई F इंटू Q। तो
तो हम डिपोजिशन निकालने के लिए इस फॉर्मूले का, इस रिलेशन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगर हमें इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं? E इक्वल टू W इंटू एफ डिवाइड बाई क्यू, ए यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम यूज कर सकते हैं डिपोजिशन के लिए और इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। एक बार कभी कभी क्यू की जगह हम क्या जानते हैं, P इक्वल टू आई टी होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ हम पुट करके लिख सकते हैं W इक्वल टू E बाई एफ इंटू आई टी। तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। तो बच्चों एक बात आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ सीबीएसई से एक एग्जाम मतलब क्वेश्चन 100% पूछता है। तो इस फॉर्मूले का आप यूज करके सॉल्व करेंगे। आज हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों कुछ क्वेश्चंस हैं, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर फॉलोइंग रिएक्शन। पहला क्वेश्चन हमारा है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम 3+2 एल्युमिनियम। तो यहाँ पे देख रहे हैं Ar3+ से क्या बनाना है, एयर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 3+ चार्ज है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसको देना होगा। तो रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, जितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा उतना ही क्वांटिटी ऑफ चार्ज क्या है, रिक्वायर्ड है। एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है तो 1f, दो क्वांटिटी के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2f, ऐसे सो ऑन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 3f। यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 96500, यानी मल्टीप्लाई करके जितना आएगा उतना आप क्या करेंगे, कूलम डाल देंगे। ये हो गया। अब चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप मल्टीप्लाई करेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ MnO4 -2 Mn2+। अब देखिए MnO4- से हमको क्या लाना है, Mn2+। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया Mn का +7 और यहाँ क्या है +2। 7 से 2 हो गया, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन इलेक्ट्रॉन को किधर लिखते हैं, लेफ्ट साइड। आपको पता है ऑलरेडी, मैंने क्लास 11 में पढ़ाया था। तो 7 से 2 हो गया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए इसमें कितना क्वांटिटी ऑफ चार्ज चाहिए, अब जो कि आपको पता है पहले से, क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू 5। अब चाहे तो 5 इंटू 96500 से मल्टीप्लाई करके कूलम में आंसर लिख सकते हैं। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सारे 1 मोल के लिए था, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं किया, 1 ऑलरेडी है। लेकिन अब यहाँ पे इसकी बात करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है 2 मोल ऑफ H2O2 तो पहले हम 1 मोल में देखते हैं इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। H2O से हमें क्या दे रहा है, O2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको, 2 हाइड्रोजन है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, अब प्लस हाफ O2। तो 1 मोल से 1 मोल H2O कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 2 मोल कितना देगा, 4 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितना फैरेड क्वांटिटी चाहिए, 4f। तो यहां पे लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड फॉर 2 मोल इक्वल टू 2 इंटू 2 मोल के लिए 2 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन, 2f हो जाएगा 4f। अब चाहेंगे तो f की वैल्यू 96500 रख के उतना मल्टीप्लाई करके उतना कूलम आंसर। एक इसको देखते हैं 90 ग्राम वाटर, 90 ग्राम वाटर। तो सबसे पहले आप इसको किसमें चेंज कर लो, मोल में। देखते हैं कितना मोल हो रहा है। तो 90 ग्राम वाटर, तो 90/80 कितना आ जाएगा, 5 मोल। और जब ये 5 मोल है तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इक्वल टू 5f। अब f की जगह 96500 रख के आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये छोटा छोटा सा एक न्यूमेरिकल है। अभी हम एक और न्यूमेरिकल आपको बता रहे हैं जो सेकेंड लॉ फैराडे लॉ पे बेस्ड है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। A solution of copper sulfate is electrolyte for 10 minutes with a current 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? तो ध्यान देना है बच्चों। सबसे पहले हम देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। तो गिवन है हमारे पास टाइम है 10 मिनट्स। तो सबसे पहले हम इसको किसमें चेंज कर लेंगे, सेकंड में। तो 10 इंटू 60 अभी सेकंड में हो गया। करंट कितना फ्लो हुआ है, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर। तो इसको हम अब हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू IT यानी 1.5 इंटू 10 इंटू 60 कूलम। ये हमारा क्या हो गया, Q निकल गया।
अब देखिए, चाहे तो आप डायरेक्ट डिपोजिशन निकालना है तो सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइज क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या है कि W इक्वल टू E बाई एफ इंटू क्यू। यहां पे एक बात आपको ध्यान देना है बच्चों, अगर आप इक्विवेलेंट मास लिखते हैं, इक्विवेलेंट मास लिखते हैं तो नीचे n लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप E निकालेंगे, E कैसे निकालते हैं, E इक्वल टू मोलर मास अपॉन n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब आप इक्विवेलेंट मास निकालते हैं तो मोलर मास अपॉन n आप ऑलरेडी लिख चुके होते हैं, तो यहाँ पे मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को हम एक और तरीका है लिखने का कि W इक्वल टू मोलर मास m अपॉन nf इंटू क्यू, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि m बाई n यानी मोलर मास अपॉन n वैलेंसी क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट मास। तो आप चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो, चाहो तो इसका भी यूज कर सकते हो। अब कॉपर के केस में जैसा कि आपको पता है Cu2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, कॉपर का डिपोजिशन होगा। तो कितना इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, 2। तो आपके पास 2 टेक्निक है, या तो आप इक्विवेलेंट मास निकाल लो तो 63.5 इज डिवाइड बाई 2, तो आप ये निकाल लोगे तो यहाँ पे रख सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके मोलर मास अपॉन n रख के आप कैलकुलेशन कर सकते हो। तो हम इसी का यूज कर लेते हैं। या मोलर मास कितना है 63.5, n की वैल्यू क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुआ है, f की वैल्यू 96500, q हमने ऑलरेडी इधर निकाल दिया, क्या हो जाएगा 1.5 इंटू 10 इंटू 60। अब इस सबको मल्टीप्लाई कर देना, जितना आएगा उतना ग्राम क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके न्यूमेरिकल उतने हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। ये बार हम कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चे एक अच्छा न्यूमेरिकल देखते हैं। 2 इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सेकंड लॉ की तरह है, 2 सेल हैं, एक में हमने AgNO3 रखा है, दूसरे में कॉपर सल्फेट रखा है। कंटेनिंग एंड कनेक्टिंग इन सीरीज ए स्टडी करेंट ऑफ 2.5 एम्पियर वाज पास थ्रू। उसमें 2.5 एम्पियर का हम करंट क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, टिल 1.078 ग्राम ऑफ Ag वेर डिपोजिटेड। तो एक इलेक्ट्रोड पे Ag कितना डिपोजिट हुआ है, W इक्वल टू 1.078। क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो। पहला हमको एक न्यूमेरिकल यहाँ पे सॉल्व करना है कि T निकालना है, कितना समय तक हमने क्या किया, करंट को फ्लो किया। एक दूसरे क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट वेट ऑफ कॉपर डिपोजिटेड, कॉपर कितना डिपोजिट हुआ। तो 2 क्वेश्चन है, पहले हम AgNO3 की बात करेंगे और बाद में हम कॉपर की सल्फेट की भी बात करेंगे। तो पहला हम बात करते हैं कंडीशन 1 या केस 1 फॉर AgNO3। तो AgNO3 सॉल्यूशन में AgNO3 सॉल्यूशन तो क्या क्या वैल्यू दिया है, W कितना है 1.078 ग्राम, इतना डिपोजिशन हुआ है। अच्छा, उसके बाद करंट कितना फ्लो हुआ है, I इक्वल टू 1.5 एम्पियर, इतना करंट क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। और हमें दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बच्चों आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ पे जो मोलर मास होगा वो क्वेश्चन में क्या रहेगा, मेंशन होगा। जैसे Ag के लिए मोलर मास और कॉपर के लिए मोलर मास, ये आपके क्वेश्चन में क्या रहेंगे, मेंशन होंगे। जैसे Ag का मोलर मास क्या है, Ag का मैं इधर मोलर मास लिख देता हूँ। Ag का मोलर मास हो गया 107.8 ग्राम, इतना। और कॉपर का जैसे आपको पता है 63.5 है, इतना है। तो हम यहाँ पे अब सेकेंड लॉ यूज करते हैं। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, W इक्वल टू, अब हमारे पास 2 टेक्निक है, या तो हम इक्विवेलेंट वाला यूज कर सकते हैं या फिर मोलर मास वाला। तो हम लिख लेते हैं मोलर मास वाला। कितना मोलर मास है, m बाई n, इसको हम इक्विवेलेंट लिख लेंगे, इंटू f इंटू q। क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I T। हमको यही T क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब ध्यान दीजिए, m का मोलर मास कितना है हमें पता है 107.8। अच्छा, W की भी वैल्यू हमें पता है 1.078। n का वैल्यू, अब n देखिए Ag किस तरीके से रिएक्शन करता है। Ag क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके किसमें डिपोजिट हो जाता है, Ag में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, यहाँ क्या होगा 1 रखेंगे, F की जगह हम क्या लिखेंगे 96500। I कितना रखेंगे, I हमारे पास दिया 1.5। तो हम T क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारा वैल्यू अगर आप रखें, पुट कर दें, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। W इंटू n इंटू F डिवाइड बाई m इंटू I
इक्वल टू टी। सारा वैल्यू आप क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब पुट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे। W की वैल्यू क्या रखेंगे 1.078 ग्राम। M कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। F क्या है 96500। M क्या है मोलर मास 107.8। I कितना करंट फ्लो किया 1.5 एम्पियर। तो ये सारा वैल्यू रख के आप T क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। याद रखिएगा जो T कैलकुलेट होके आएगा वो सेकंड में आएगा। ओके तो यहां से आप जब इसको पूरे वैल्यू को रख के जब T निकालेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कॉपर का भी डिपोजिशन निकाल सकते हैं। तो कॉपर का डिपोजिशन के लिए W निकालना है, हम क्या लिख सकते हैं M/N इंटू Q। अब देखिए M का वैल्यू क्या है कॉपर के लिए 63.5। अब Q की जगह हम लिख सकते हैं IT। अच्छा N का वैल्यू कॉपर का रिएक्शन क्या है, दो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज करता है कैसे, Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। तो यहाँ पे हम 2 लिख सकते हैं। M की वैल्यू 96500 इंटू I का वैल्यू 1.5 एम्पियर और T आप यहां से निकालेंगे। T आप यहां से निकाल के यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जब आप इसको पुट करके पूरा सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है ग्राम डिपोजिशन क्या है हुआ है। इसका भी आप इसको सॉल्व करके आप आंसर बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट एक बात तो क्लियर है कि जो इलेक्ट्रोलाइज के 2 लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ये काफी इंपॉर्टेंट है और सीबीएसई से हर साल क्वेश्चन पूछता है। तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे, इसका हम कैसे यूज करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के आप गिवन वैल्यू रखेंगे, इजीली आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये पार्ट 1 के जो हमारे थ्योरी पार्ट थे उसके कुछ न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करके दिया। आई होप आप क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड यूनिट, चूंकि हम इस चैप्टर को 3 यूनिट में डिवाइड किए हैं। पहला हमारा इलेक्ट्रोलाइज था, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन था और थर्ड हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रखा है। तो अब सेकेंड यूनिट वीडियो नंबर 3 आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।